नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनगर को दिया 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा कि सौराष्ट्र में किसानों और मछुआरों दोनों के जीवन में पिछले 2 दशकों में आया है बदलाव। गुजरात देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां सी वीट की खेती को लेकर हुए हैं बड़े प्रयास। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इंडोनेशिया के बाली में प्रवासी भारतीयों से की मुलाकात। कहा कि पीएम किसान फसल बीमा, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती जैसे कृषि कार्यक्रमों ने बदल दिया है किसानों के जीवन। पीएम मोदी के नेतृत्व में व्यापार और कल्याण के लिए इकोसिस्टम में आया है बदलाव। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बरसात से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसान फसलों के नुकसान का ब्यौरा स्वयं भी कर सकते हैं दर्ज। प्रशासन को गिरदावरी करने संबंधी दिए जा चुके हैं आदेश। हरियाणा में खेती में हुई क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत। करनाल के महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय में खुला प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल। अब किसान और युवा भी बनेंगे ड्रोन पायलट। केंद्र से मिले 2 ड्रोन का उपयोग खेती में कैसे हो, इसका प्रशिक्षण देगी बागवानी विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कृषि निधि के उपयोग में मध्य प्रदेश देश में अव्वल। योजना के तहत किसानों को विकास के लिए अनुदान युक्त दिया जाता है लोन। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री की पहल से खेती के आधारभूत संरचना में हो रहा है सुधार। और अब समाचार विस्तार से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को गुजरात के भावनगर को दिया 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मछुआरे भाई बहनों की मदद के लिए सरकार ने फिशिंग हार्बर्स बनवाए, फिशिंग लैंडिंग सेंटर और फिशिंग प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दिया गया। हमारे मछुआरे भाई बहनों की मदद के लिए हमने फिशिंग हार्बर्स बनवाए, फिश लैंडिंग सेंटर्स और फिश प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दिया। फिशिंग हार्बर का जो मजबूत नेटवर्क हमने तैयार किया है, उसका भी निरंतर विस्तार किया जा रहा है, उसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। गुजरात के तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव के जंगलों का विकास करके हमने कोस्टल इकोसिस्टम को और सुरक्षित बनाया है और मजबूत बनाया है। और उस समय भारत सरकार में जो मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक बार कहा था कि हिंदुस्तान के तटीय राज्यों को गुजरात से मैंग्रोव का विकास कैसे हो सकता है, ये सीखना चाहिए। ये काम आप सबके सहयोग से गुजरात में हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि एक्वा कल्चर को भी निरंतर बढ़ावा दिया। गुजरात देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां सी वीट की खेती को लेकर बड़े प्रयास हुए हैं। आज गुजरात की कोस्ट लाइन देश के आयात निर्यात में बहुत बड़ी भूमिका निभाने के साथ ही लाखों लोगों को रोजगार का माध्यम भी बनी है। हमने एक्वा कल्चर को भी निरंतर बढ़ावा दिया। गुजरात देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां सीवीड की खेती को लेकर बड़े प्रयास हुए। आज गुजरात की कोस्टलाइन देश के आयात निर्यात में बहुत बड़ी भूमिका निभाने के साथ ही लाखों लोगों को रोजगार का माध्यम भी बनी है। आज गुजरात की कोस्टलाइन रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोजन इकोसिस्टम उसका पर्याय बनकर के उभर रही है। हमने सौराष्ट्र को भी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने का प्रयास किया है। गुजरात और देश की ऊर्जा, उसकी जो जरूरतें हैं, उसके लिए जो कुछ भी चाहिए
आज ये क्षेत्र उसका बड़ा हब बन रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अब तो सौर ऊर्जा के भी अनेक प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में लग रहे हैं। पालीताना में आज जिस सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है, उससे क्षेत्र के अनेक परिवारों को सस्ती और पर्याप्त बिजली मिल पाएगी। अब तो सौर ऊर्जा के भी अनेक प्रोजेक्ट्स इस क्षेत्र में लग रहे हैं। पालीताना में आज जिस सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है, उससे क्षेत्र के अनेक परिवारों को सस्ती और पर्याप्त बिजली मिल पाएगी। आज यहां पर्याप्त बिजली के कारण बिजनेस के नए अवसर यहां बन रहे हैं, उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं। धौलेरा में रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस और सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर जो निवेश होने जा रहा है, उसका लाभ भी भावनगर को मिलने वाला है, क्योंकि एक प्रकार से वह भावनगर का पड़ोसी इलाका डेवलप हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं होगा, अहमदाबाद से धौलेरा, भावनगर, ये पूरा क्षेत्र विकास की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि सौराष्ट्र में किसानों और मछुआरों दोनों के जीवन में पिछले 2 दशकों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। सौराष्ट्र में किसानों और मछुआरों दोनों के जीवन में पिछले 2 दशकों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक समय था जब जानकारी के अभाव में अक्सर मछुआरों का जीवन खतरे में पड़ जाता था। जब मैं यहां मुख्यमंत्री था, तब मछुआरों को एक लाल रंग की बास्केट दी गई थी, जिसमें अलग अलग बटन लगे थे। दुर्घटना की स्थिति में बटन दबाने पर कोस्ट गार्ड के ऑफिस में सीधा अलर्ट पहुंच जाता था, जिससे तुरंत सहायता पहुंचाना संभव हो पाता था। इसी भावना को 2014 के बाद पूरे देश के लिए हमने विस्तार किया है। मछुआरों की नावों को आधुनिक बनाने के लिए सब्सिडी दी। किसानों की तरह ही मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोनी परियोजना के इसके एक हिस्से का लोकार्पण आज होता है और दूसरे हिस्से पर काम शुरू होता है। हम काम रुकने नहीं देते। जिस हिस्से का लोकार्पण हुआ है, उससे भावनगर और अमरेली जिले के अनेक डैम तक पानी पहुंच रहा है। इस सोनी परियोजना का इसका एक हिस्से का लोकार्पण आज होता है और दूसरे हिस्से पर काम शुरू होता है। हम काम रुकने नहीं देते। आज भी जिस हिस्से का लोकार्पण हुआ है, उससे भावनगर और अमरेली जिले के अनेक डैम तक पानी पहुंच रहा है। इसे भावनगर के गारियाधार, जेसर और महुआ तालुका और अमरेली जिले के राजूला और खांबा तालुका अनेक गांवों के किसानों को लाभ होने वाला है। भावनगर, गिर सोमनाथ, अमरेली, बोटाद, जूनागढ़, राजकोट, पोरबंदर, इन जिलों के सैकड़ों गांवों और दर्जनों शहरों तक पानी पहुंचाने के लिए भी आज काम नए सिरे से जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बाली और भारतीय मैत्री संघ के बैनर तले इंडोनेशिया के बाली में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत की। बीफा की नीता मल्होत्रा ने कृषि मंत्री को बधाई दी और बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उनसे मिलने के लिए आभार व्यक्त किया। तोमर ने भारतीय समुदाय के लोगों को अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में व्यापार और कल्याण के लिए इकोसिस्टम में एक बड़ा बदलाव आया है। गरीब से गरीब व्यक्ति के कल्याण के लिए अंतिम व्यक्ति तक वितरण और कनेक्टिविटी और किफायती आवास, बिजली कनेक्शन, पानी और स्वच्छता तथा एलपीजी के साथ समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण आम भारतीयों के लिए गर्व की बात है। तोमर ने कृषि क्षेत्र में सफलताओं और पीएम
किसान, फसल बीमा, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, मूल्य श्रृंखला एकीकरण, किसानों के उत्पादक संगठन, आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रमों के बारे में बताया, जिससे भारत के किसानों के जीवन के साथ साथ ग्रामीण लोगों के जीवन को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तारणहार के रूप में अपनी भूमिका साबित की है और पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत कोविड-19 और उसके बाद के समय के दौरान 800 मिलियन से अधिक लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने में मदद की। तोमर ने कहा कि सरकार बेहतर कनेक्टिविटी और बेहतर व्यवसाय के लिए रेल, सड़क, जलमार्ग, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के सर्वांगीण आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विश्व के स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी के साहसिक और निर्णायक नेतृत्व के कारण भारत अपने सभी महत्वपूर्ण मंचों पर एजेंडा स्थापित कर रहा है। उन्होंने इंडोनेशिया के विकास में भारतीय समुदाय के लोगों के योगदान की सराहना की, जिनकी भागीदारी से भारत का महत्व बढ़ा है। उन्होंने कार्य में भारत सरकार की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों की फसलों को पिछले दिनों बरसात में हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी तथा इसके लिए जिला प्रशासन को गिरदावरी करने संबंधी आदेश दिए जा चुके हैं। इसके अलावा किसान स्वयं भी अपनी फसलों के नुकसान का ब्यौरो ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर कर सकते हैं। खेतों के अलावा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में भी जहां पर जल भराव हुआ है, उनकी निकासी के संबंध में भी जिला प्रशासन को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए जा चुके हैं। वो गुरुवार को जिला सिरसा के गांव ताजिया खेड़ा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों की समस्याएं भी सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उचित कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों पूरे प्रदेश में हुई बारिश के कारण खेतों में पानी जमा हो गया है, इसलिए सिंचाई व राजस्व विभाग के अधिकारियों को खेती से पानी निकालने संबंधी आदेश दिए गए हैं ताकि खेतों में तैयार फसल को कोई नुकसान न हो और जमा पानी के कारण रबी सीजन की फसलों की बुआई करने में भी देरी ना हो। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर फसल पंजीकरण करवाया हुआ है, वो जानकारी स्वयं ही दर्ज कर सकते हैं। केंद्र की मोदी सरकार किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में खेती में नए नए कृषि यंत्रों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसमें अब ड्रोन का भी नाम शामिल हो गया है। ड्रोन की कृषि में उपयोगिता बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए किसानों और युवाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिए जाने की योजना बनाई गई है। इसी क्रम में करनाल के महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय में प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है। इसमें युवाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा केंद्र से 2 ड्रोन खरीदे गए हैं तथा कुछ नए ड्रोन और खरीदे जाएंगे। बागवानी विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने इस संबंध में ड्रोन प्रशिक्षण के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है, जिन्होंने कहा कि इस केंद्र के प्रारंभ होने से किसानों का निश्चित ही कौशल विकास होगा, उन्हें बेहतर जानकारियां और बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा, जिसका लाभ सभी को होगा। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एक पब्लिक सेक्टर में पहली यूनिवर्सिटी होगी सारे इंडिया में जो इस ड्रोन के पायलट तैयार करेगी और उनको लाइसेंस प्रोवाइड करेगी। आयोटेक के साथ हमने क्योंकि MOU साइन किया है, कुछ एक्सपर्ट शुरू में उनके होंगे, उसके बाद हमारे भी एक्सपर्ट होंगे और हमारे जितने भी एक्सपर्ट हम तैयार करेंगे फिर वो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। जो पायलट बनेंगे तैयार होंगे और उनको एक रोजगार मिलेगा। प्रोफेसर समर सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्य उर्वरकों एवं कृषि रसायनों के छिड़काव के लिए कृषि ड्रोन की उपयोगिता को बढ़ावा देना है। इसकी एक तो दवाई की एफिशिएंसी इसमें बढ़ती है, स्प्रे एक सार होता है और जो भी हमारे टारगेटेड वीड हैं या इंसेक्ट पेस्ट है उन पर उसका कंट्रोल अच्छा होता है। इसमें पानी की मात्रा भी कम लगती है, 10 लीटर 1 एकड़ में चाहिए और ये दोनों तरह से अप्रोच हो जाता है। ये मैनुअल भी काम करता है और ऑटोमेटिक भी काम करता है। सबसे बड़ा फायदा इसमें यही होगा कि जो मैनुअल लेबर आज स्प्रे करते हैं उसका उतना फायदा नहीं हो पाता जितना उस दवाई का फायदा होना चाहिए और इसमें उस दवाई की 30% एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो पैसा इसलिए बचता है। और दूसरा बात, जितना भी हम
या एक खरपतवार को नष्ट करना चाहें या इंसेक्ट को नष्ट करना चाहें या किसी दवाई के अगेंस्ट है, तो वो अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाता है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कृषि अवसंरचना निधि के उपयोग में मध्य प्रदेश देश में अव्वल नंबर पर है। इस योजना के तहत किसानों को अधोसंरचना विकास के लिए अनुदान युक्त लोन प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल के कारण खेती के लिए आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। कृषि मंत्री पटेल गुरुवार को अवसंरचना निधि के प्रचार प्रसार के लिए इंदौर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। पटेल ने बताया कि देश में कृषि अधोसंरचना में सुधार के क्रम को प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम का संचालन किया जा रहा है। इस उद्देश्य के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा अधोसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की गई है, जिसमें से मध्य प्रदेश को 7,440 करोड़ रुपए से 12,000 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सुविधा का आवंटन किया जाएगा। निधि के उपयोग में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। इस योजना के द्वारा जो भी कृषक, कृषि से जुड़ी उद्यमी, एफपीओज, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह, पीएसी, जो भी लोग कृषि से जुड़े हैं एवं कृषि अधोसंरचना निर्माण हेतु बैंक से ऋण लेना चाहते हैं, उन्हें 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ऋण पर 3% प्रति वर्ष की ब्याज छूट 7 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। ये वित्तीय सहायता कोल्ड स्टोर एवं कोल्ड चेन वेयर हाउस, साइलो, पैक हाउस, ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग यूनिट, लॉजिस्टिक सुविधा, ई मार्केटिंग, राइपनिंग चैम्बर, जैव उत्प्रेरक उत्पादन इकाई के निर्माण, स्मार्ट एवं प्रिसीशन फार्मिंग के लिए प्रदान की जा रही है। इस योजना में देश के सभी राज्यों में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। इंदौर संभाग में बैंकों द्वारा 126 आवेदन 123.19 करोड़ रुपए राशि के सत्यापित हो चुके हैं एवं उक्त आवेदनों में बैंकों द्वारा 77.18 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। यह योजना हमारे प्रदेश में कृषि अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर विशेष जोर है। इसको स्वयं समझने के लिए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के नेतृत्व में 3 मंत्री हरियाणा के करनाल पहुंचे और गौ आधारित प्राकृतिक खेती का विस्तृत अध्ययन किया। इसके साथ ही किसानों से तकनीकी जानकारी ली। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों, वैज्ञानिकों एवं किसानों से कहा कि पूरी तन्मयता के साथ आगामी रबी में इस विधा का प्रयोग लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रदेश के भीतर आयोजित कराया जाए। गुरुकुल में गौ आधारित प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम आचार्य देवव्रत, राज्यपाल गुजरात के नेतृत्व में विकसित किया गया है। प्रदेश के मंत्री परिषद एवं अधिकारी तथा किसानों के समूह ने कुरुक्षेत्र पर विकसित प्राकृतिक खेती, जीवामृत एवं घन जीवामृत का प्रयोग किया गया है। इसके प्रभाव को स्पष्टता से सभी ने स्वीकार किया। रोग रहित फसलें एवं अधिक उत्पादन प्राप्त होने की स्थिति का अवलोकन किसानों ने किया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उपस्थित अधिकारियों, वैज्ञानिकों एवं किसान भाइयों से अनुरोध किया है कि पूरी तन्मयता के साथ आगामी रबी में इस विधा का प्रयोग लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रदेश के भीतर आयोजित कराया जाए। इसके साथ ही समय समय पर किसानों के दलों को गुरुकुल में लाकर उनकी आशंकाओं का समाधान कराकर इस विधा में प्रवीण कराया जाए, जिससे आगामी वर्षों में उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती का अभियान प्रत्येक विकास खंड में स्थापित हो जाए। कृषि मंत्री द्वारा मधुमक्खी पालन के उत्कृष्टता केंद्र धनतौली में का भी भ्रमण किया गया। साथ ही कृषि मंत्री द्वारा करनाल में स्थित कृषि गन्ना पशुपालन डेयरी के राष्ट्रीय संस्थानों यथा NDRI, IIWBR, NBAGR का भी भ्रमण करके वैज्ञानिकों से जानकारी ली गई। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गुरुवार को बताया कि राजस्व विभाग की सहायता से किसानों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए किसान क्रेडिट कार्ड के एंड टू एंड कंप्यूटरीकरण की पद्धति लागू की गई।
पद्धति के कंप्यूटरीकरण से केसीसी ऋण देने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा, जो अधिक सुगम और किसानों के अनुकूल होगी। उन्होंने बताया कि हरदा जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया था। पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों और अनुभव के आधार पर इसे प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस पद्धति के लागू होने से किसानों को क्रेडिट कार्ड पर ऋण लेने के लिए बैंक शाखा में जाने एवं किसी प्रकार के दस्तावेज को जमा करने की जरूरत नहीं होगी। आवेदन ऑनलाइन ऐप से किए जा सकेंगे। साथ ही कृषि भूमि का सत्यापन भी ऑनलाइन हो जाता है। प्रकरण का अनुमोदन और संवितरण प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी होने से किसान त्वरित लोन प्राप्त कर सकते हैं। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और देखते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। बिहार में धान के खेत की देखभाल करते रहें। इस समय धान में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से छिड़काव करें। किसान फूल गोभी की रुपाई कर सकते हैं। यहाँ पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार कर लें। वहीं लाल मिर्च की रुपाई करें। बिहार में टमाटर की रुपाई करते रहें। इसके अलावा बैंगन की रुपाई कर सकते हैं। वहाँ मक्के के खेत में निराई कर लें। अभी अरहर की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। अरहर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। किसान सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहे। ओडिशा में मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। किसान कपास के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर ले। यहाँ धान की रुपाई करें। धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। धान के खेत से खरपतवार निकालें। वहीं मूंग के खेत में निराई कर सकते हैं। ओडिशा में टमाटर के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करते रहे। टमाटर की बुआई करें। इसके साथ ही मूंगफली की बुआई कर ले। वहाँ किसान बैंगन के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। अभी प्याज में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में प्याज में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन से नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन पूरी तरह से मेक इन इंडिया है। इसमें यात्रियों के इंफोटेनमेंट और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस में गांधीनगर से कालूपुर रेलवे स्टेशन तक यात्रा भी की। प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और रेल मंत्री समेत तमाम गणमान्य लोगों ने ट्रेन में यात्रा की। इसके साथ ही इस यात्रा में पीएम के साथ विभिन्न क्षेत्रों के लोग, जिनमें रेलवे परिवार के लोग, महिला उद्यमी और युवा भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कालूपुर मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर अहमदाबाद को मेट्रो रेल की सौगात दी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उड़ीसा दौरा। जेपी नड्डा ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ मौजूद रहे। देश के नव नियुक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 40 वर्षों से अधिक के करियर में उन्होंने कई कमांड संभाले हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों का व्यापक अनुभव है। जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद से ही सीडीएस का सैन्य पद खाली था। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए दोनों आतंकवादी प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में उत्तराखंड की कोटद्वार कोर्ट ने पुलकिता आर्य समेत तीनों आरोपियों को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि चीला पावर हाउस बिराज से एसडीआरएफ की टीम ने अंकिता का शव बरामद किया था। अंकिता की हत्या ऋषिकेश में 18 सितंबर की रात
पुलकित आर्य के 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर कर दी थी। कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव अभियान का अंतिम दिन। स्वास्थ्य मंत्रालय की पात्र लाभार्थियों से नजदीकी सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर जाकर निःशुल्क एहतियाती टीका लगवाने की अपील। 1 अक्टूबर से मुफ्त एहतियाती डोज की सुविधा खत्म हो जाएगी। और आरबीआई गवर्नर ने 3 दिन तक चली एमपीसी की बैठक के बाद रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान किया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब आरबीआई की रेपो रेट 5.4% से बढ़ाकर 5.9% हो गई है। सरकार ने तीसरी तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरों की घोषणा की है। सरकार ने कुछ लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 0.3% तक की वृद्धि की है। 2 साल के टाइम डिपॉजिट पर ब्याज दर में 0.20% का इजाफा हुआ है। वहीं 3 साल के टाइम डिपॉजिट पर 0.30% का इजाफा हुआ है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।